हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया कंटिन्यू किए हुए हैं। प्री कम मेंस की बात इसमें चल रही हमारी आपकी। इसमें मॉडर्न इंडिया में हम लोग नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय पढ़ रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश और नवीन राज्य जिनका उद्भव मुगल साम्राज्य के विघटन के उपरांत हुआ है, उन्हीं की बात चल रही है। हमने इसमें अवध को पढ़ा, अवध एवं आंग्ल संबंध को पढ़ लिया, जाना। उसके बाद हमने मैसूर को भी जाना। इस समय हम बंगाल हैं, यानी बंगाल और कौन, ब्रिटिश जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी कहानी है। हमने इसमें बंगाल में मुर्शिद कुली खां से लेकर के सिराजुद्दौला तक की यात्रा हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब मेंस और प्री का ढूंढा गया कि कौन से ऐसे रीजन हैं कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में ही अपनी रुचि दिखाई, भारत के और किसी राज्य में क्यों नहीं, इसका जवाब भी मैंने दिया। और कौन सा ऐसा कारण था कि उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध यानी कि प्रतिकार जो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक थे, उन्होंने क्यों नहीं उसका विरोध किया। इन सब सारे सवालों पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल तरीके से और फैक्ट की जो बातें हैं, फैक्ट को कनेक्ट करते हुए हमारे लेक्चर से कंप्लीट हो गया है। अब एक सवाल मेंस के लिए बनता है, खासकर यूपीएससी में ये सवाल पूछा भी गया है। और यूपीपीसीएस मेंस में जहाँ किसी भी स्टेट में जहाँ पर जीएस डिस्क्रिप्टिव मोड में है, मॉडर्न इंडिया वहाँ है, तो वहाँ ये सवाल आपके लिए आपके काम का हो सकता है, आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। जैसे अगर आप यूपीपीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस के सिलेबस को देखें तो GS1 वहाँ और GS1 यूपीपीसीएस का जो टॉपिक 2 है वो मॉडर्न इंडिया ही है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती, 1757 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं, समस्याएं हैं, उन्हीं को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। यूपीपीसीएस में सीधे सवाल किए जा रहे हैं, जबकि यूपीएससी में सीधे सवाल नहीं किए जाते हैं। आपके अंदर समझ होनी चाहिए। अगर आप में समझ हो तो इस सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया कि 23 जून 1757 को मध्य युग समाप्त हो गया। मध्य युग समाप्त हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। ये कोई डेट नहीं है, किसी शासक की बात नहीं करनी है। आप पूरे प्लासी को जब पढ़ते हैं, यानी कि मुर्शिद कुली खां से लेकर के सिराजुद्दौला तक के लोगों का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन में आपको बातें समझ में आएंगी। और यूँ मैं कहूँ तो मुर्शिद कुली खां ही नहीं, अगर हम देखें कहाँ से, जब मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है, उसके बाद ही से कहीं न कहीं मध्यकाल की जो कह सकते हैं कि अवधि है, जो वो लंबी होनी चाहिए थी, वो घटती चली गई और मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन उसकी उत्तराधिकारियों की वजह से होता चला गया। उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी जो समझ थी, उनकी जो लापरवाही थी, इन सब कारणों से धीरे धीरे क्या हो गया, विघटन होता चला गया। ये बात आप कह सकते हैं सीधा। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या यह बातें सही हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि हमें तर्क देना होगा। कैसा तर्क? पक्ष में भी देना होगा और इसके विपक्ष भी देना होगा। जब कभी आलोचना करनी होती तो इस बात को समझिएगा कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके आंसर में आपको उसके पक्ष में भी तर्क देना होगा अपना, और उसके विपक्ष में भी अपनी बातें कहनी पड़ेगी। आलोचना का मतलब क्या होता है? पहले सकारात्मक बातों को बताइए, उसके बाद निगेटिव बातों को बताइए। अब कहेंगे क्या सारी स्पेक्ट्रम में बात लिखी है, जो स्पेक्ट्रम आधुनिक इतिहास कह सकते हैं कि जो मेरा जितना भी लेक्चर है, जितनी मेरी क्लास मॉडर्न इंडिया से संबद्ध है, वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम राजीव हीर की जो पुस्तक है उसी पर बेस है। हाँ, कुछ बातें ज़रूर हैं जो हम ला के कनेक्ट करते हैं, तो वो आप जब पूरी बुक को कई बार रीड कर जाते हैं तो आप भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको पढ़ते समय थोड़ा सा अपने अंदर होश रखना है, यानी बेहोशी की हालत में स्टडी का भी मत करिए। नहीं मन करता है तो बेशक किताब को मत छूइए, अगर आपका मन करता हो तभी आप पढ़िए, और बिल्कुल ना मन करे तो फिर आप इस कंपटीशन को छोड़ दीजिए। जब कभी ऐसा लगे कि हमें अच्छा लगता है,
ये बहुत भार है जीवन का, तो फिर आपके लिए आप ये कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ स्टडी नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मॉडर्न इंडिया कहने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन मेंस में जाने पर टफ है। प्री में फैक्ट रट करके कांग्रेस की स्थापना कब हुई, फराजी आंदोलन कब हुआ, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, 1857 क्रांति कब हुई, ये इजी लगता है। लेकिन जब इसे हम कहते हैं मेंस में पिरोइए, तो उसे लिपि में पिरोइए जिस लिपि में आप इसका आंसर देने के लिए कमीशन से एग्रीमेंट किए हुए हैं। चाहे आप हिंदी लिपि की बात करिए, देवनागरी लिपि की, चाहे रोमन लिपि अंग्रेजी की बात की, जिस लिपि को आपने चयन किया है उस लिपि में उत्तर देने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपने उससे वादा कर लिया है कि हम इसी लिपि में उत्तर देंगे। तो लिखने का जब बात आती है तो समस्या होती है, आप लिखना चाहते नहीं हैं, कहते हैं ये बहुत टफ है। तो जब कभी ऐसा लग जाए कि ये आप आनंद लेके या मनोरंजन करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक भार समझ के पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये आपको सुझाव है कि इससे बाहर निकल जाइए, फिर कोई मज़ा नहीं है आपके लिए। सीधी सी मेरी बात है कि स्पेक्ट्रम जब तक आप बहुत बार नहीं पढ़ते हैं, हाँ एक चीज़ ये भी है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही दो बार बुक को समझ जाते हैं, बुक की लाइनों को, बुक में क्या चीज़ रखी गई है, स्टोरी को क्रिएट कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका IQ लेवल थोड़ा डाउन होता है, तो उन्हें चीज़ें समझ में कम आती हैं, समय लगता है चीज़ को कवर करने में। कभी कभी ऐसा भी होता है जिनका IQ लेवल कम होता है, मैं इस बात को मैं मानता नहीं हूँ। IQ लेवल किसी कम नहीं होता, सबका ब्रेन 1450 सीसी का है। मनुष्य का अगर बात किया जाए तो 1450 सीसी का ये ब्रेन है। इसकी जो क्रेनियम कैपेसिटी है, जो कपोल क्षमता है इस ब्रेन की 1450 सीसी की है। एक गाड़ी जिससे आप टू व्हीलर चलते हैं 110 सीसी का इंजन लगा होता है, जब वो 120 और 180 की स्पीड में चलती है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो 120 आपका ब्रेन तो 1450 यानी 1450 क्रेनियम कैपेसिटी का यानी सीसी का है। अब आप सोच के देखिएगा कि 120 की स्पीड की गाड़ी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप घबरा जाते हैं कितनी तेज़ कैसे चले, तो आपका ब्रेन तो 1450 सीसी का है। उसमें से आप कितने सीसी का इस्तेमाल करते हैं ये आप पे डिपेंड होता है। क्योंकि IQ की जो बात लोग करते हैं, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन इसलिए बात कह देता हूँ कि IQ जहाँ कम है, समझ कम है, तो समस्या आती है। अगर आप समझ गए आसानी से तो हाँ, समझने के लिए एकाग्र होना और इंटरटेनमेंट के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपके अंदर अगर इंटरटेनमेंट नहीं है, तो या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप आनंद के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो काम आपके लिए बोझिल है, उस काम को कभी मत करिए। यानी कि कभी भी उबना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़बरदस्ती करने से सिविल में कुछ नहीं होता है। हाँ एक चीज़ हो सकता है, जुनून हो गया है तो ज़बरदस्ती कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आते हैं अपने सवाल पर हम। ये तो मैंने आपको इसमें बताया इस चीज़ को कि आप सोचेंगे कहाँ से इसका आंसर करना है, इसे मैंने बातें आपसे शेयर कर दिया। तो 23 जून को माना गया कि मध्य युग का प्रारंभ होता है और आधुनिक मध्य युग का समाप्ति होती है, यानी मध्यकालीन भारत की समाप्ति होती है और आधुनिक इतिहास का शुभारंभ होता है। ऐसा मानना कुछ लोगों का, लोग इस बात को कहते भी हैं, लेकिन क्या ये बातें सही हैं? ये सही चीज़ है कि देखा जाए तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अगर हम इस सवाल का आंसर करना चाहें, मैंने कहा कि इसके पक्ष में और विपक्ष में आपको तर्क प्रस्तुत करना होगा। तो जब आप तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत यहीं तो होनी चाहिए ना, कि 23 जून यानी कब की बात है। यहाँ ये आपको नहीं बताना है कि सिराजुद्दौला ने कालकोठरी या कोई ऐसी घटना का जिक्र नहीं करना है ना। आपको जो आपने पढ़ा है उसे बस खाली एक समझ के साथ बाहर निकालना है। यानी क्या, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को ये सही है कि महज 4 घंटों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। यानी मैं शुरुआत करूं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, ये सही बातें हैं। कुछ विद्वानों का, या मैं कहूं कि अनेक विद्वानों का ये मानना है कि यहीं पर मध्य युग की समाप्ति होती है और आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। ऐसे कुछ इतिहासकार इस बात की घोषणा कर देते हैं। जब आप लिखते हैं तो जो मैं लाइन बोल रहा हूँ यही लाइन आपके लिए है। कैसे कि 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों की विजय हुई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं यह घोषणा किया। कुछ इतिहासकारों ने, कुछ विद्वानों ने कहा कि इसी तिथि से
क्या मध्य युग की समाप्ति होती है और आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। उन्होंने घोषणा ऐसा किया था। ऐसा आप लिखेंगे, सीधी लाइन जो मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि हमने कहा कि विपक्ष देखना है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए विपक्ष में तो कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है, ऐसे आप लिखेंगे, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि ऐसा नहीं है, ये बातें पूर्णतः तर्कपूर्ण नहीं है। आप पैरा को चेंज करते हैं और बताते हैं क्या, यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार, इनकी बड़ी चर्चा होती है और प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो सेकंड पैरा में अब आपको पक्ष में देना है तर्क, यानी आपको किसी इतिहासकार की बात, यदुनाथ सरकार ने यह बात माना, क्या माना, कि प्लासी से आधुनिक युग का प्रारंभ माना। क्यों माना, उन्होंने एक तर्क दिया। आप लिखेंगे क्या, यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने प्लासी से आधुनिक युग का प्रारंभ होना मान लिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्लासी के बाद क्या, प्लासी के बाद के अनेक क्षेत्र किसके कब्जे में चले गए। प्लासी के बाद अनेक क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए, अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो उनके अधीन हो गए तो वहाँ पर आधुनिक बदलाव शुरू हुए। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहीं से आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। जैसे यदि हम देखें तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा रहा वहाँ कैसे परिवर्तन नजर आए, वहाँ राजनीतिक परिवर्तन, और दूसरा कैसा, सामाजिक परिवर्तन। क्या, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, और चौथा क्या, धार्मिक परिवर्तन। ये सब परिवर्तन देखने को मिले हैं। धार्मिक कहिए, सांस्कृतिक परिवर्तन कहिए, दोनों बातें सही हैं, परिवर्तन हुए। उन्होंने इस बात का तर्क दिया। उनका तर्क क्या था कि प्लासी के बाद जिन क्षेत्रों पर जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, उन क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिले। कैसे परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, यानी कि जो जमींदार थे उन्हें कैसे नियंत्रित करना है, राजस्व कैसे वसूलना है, ये सब कौन डिसाइड कर दिया, अंग्रेजों ने। सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, यानी लोगों का रहन सहन जो चीज़ें थी उसको बदलने का उन्होंने प्रयास किया। आर्थिक परिवर्तन, यानी कि राजस्व की वसूली, उत्पादन की बात, कच्चे माल की सारी बातें वहाँ। सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि धीरे धीरे ईसाईयत हमारे इस देश में प्रवेश करके चली रही थी, तो वो ईसाईयत का प्रभाव हमारे इस देश के लोगों पर पड़ने लगा। तो यदुनाथ सरकार ने पक्ष में तर्क दिया कि आधुनिक युग का ही प्रारंभ मान लो। लेकिन अब मामला, एक पैरा ऐसा था जिसने पक्ष में बात किया, दूसरा पैरा किस में बात करेगा, आपका विपक्ष में बात करेगा। आपने पक्ष की तो बात कर दी यदुनाथ सर के सहारे, अब आपको विपक्ष में बात करना है, यानी कि इसकी आलोचना करनी है ना, कब ये बात माना जाए कि वास्तव में आधुनिक युग का प्रारंभ नहीं है, मध्यकाल चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। तो इतिहासकारों में आप जब लिखेंगे, पहला चेंज करेंगे, इतिहासकारों में एक दूसरा वर्ग ऐसा है जिसने प्लासी के युद्ध को नए युग का प्रारंभ बिल्कुल नहीं माना है। उनका यह तर्क है कि इतिहास में किसी भी घटना विशेष को आधार बना करके कोई रेखा या लाइन खींची नहीं जा सकती है, कि किसी एक घटना के लिए आप एक लाइन खींच दीजिए और कह दीजिए वहीं समाप्त हो गया क्या, मध्यकाल, और इधर दबाएंगे तो कहिए रेखा कि इस पार क्या है, इस पार हो गया आधुनिक प्रारंभ। अगर ये बातें हैं तो क्या सभी बादशाह समाप्त हो चुके थे, क्या नवाब समाप्त हो चुके थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आधुनिक युग का प्रारंभ हो रहा है। कहा कि रेखा खींचना सही नहीं है। प्लासी के बाद भी लंबे समय तक मध्यकालीन विशेषताएं भारत के बहुत बड़े भूभाग पर विद्यमान रही हैं। ये बातें कौन कर रहे हैं, अन्य इतिहासकार विद्यमान रही हैं। और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि प्लासी युद्ध के बाद आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन या सांस्कृतिक परिवर्तन दिखे, उनका क्षेत्र बहुत ही सीमित था, बहुत बड़े क्षेत्र में उनका प्रभाव नहीं था।
तो अंततः मैं इस बात को कह सकता हूँ कि प्लासी से आधुनिक युग का प्रारंभ बिल्कुल नहीं होता है। इसे आप नहीं कह सकते हैं कि मध्यकाल की समाप्ति होगी, अब आधुनिक की शुरुआत होगी, क्योंकि ये परिवर्तन सीमित क्षेत्रों में ही देखे गए हैं। ये आपका दूसरा तीसरा पैरा था, ठीक, तीसरा पैरा था। फिर आप क्या करेंगे, अब आपके पास लास्ट पैरा बचा है। इन पक्ष विपक्ष की बातों को थोड़ा सा क्या करेंगे आप कि तुलना करके देख लेंगे। तो अंतिम पैरा जब आप सेटअप करेंगे तो लिखेंगे, सभी पक्षों का विश्लेषण करने के बाद अंत में हम कह सकते हैं कि प्लासी एक निश्चित रेखा खींचकर आधुनिक युग का प्रारंभ मानने की बात करना एक कठिन या दुरूह कार्य है, ऐसा लिखेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि प्लासी एक ऐसी घटना है जिसने इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया, ऐसा लिख सकते हैं। या एक नए सिद्धांत को, एक नई व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में शुरुआत कर दिया, ऐसा लिखते जाएंगे इसी बात को। इतिहास को समझने के लिए हमें प्लासी के बाद की घटनाओं का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लासी ने भारत देश को एक नई दिशा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को अपने अधीन करने के लिए एक चिंगारी या एक लौ जला दिया। बस इतनी सी बात कह के आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। आपका आंसर इतना ही है और ज़बरदस्त। अब ये बात कहा जाए कि इसको हम लिखवाएं या आपको इसका PDF अवेलेबल करें, तो PDF में लिखवाऊं तो ठीक नहीं, मैंने इस बात को समझा दिया कि इसमें ये बातें रखनी, आप चाहें तो मेरी बातों को हूबहू आप लिख लीजिए, एक पेज पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं ही बातें यहाँ लिखूं तो कोई मतलब नहीं, कि डेटा उसमें है नहीं। यहाँ एक चिंतन का सवाल था। किसका सवाल था? एक चिंतन का सवाल था, इसलिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, आपका नोट्स बन जाएगा कि प्लासी से क्या आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। क्या आप सहमत हैं कि प्लासी युद्ध के बाद भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऐसे सवाल किए जाएंगे। तो मैंने जो भी आपको बताया है बस इतना लिखना है। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, आपको लग रहा है कि मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये सारी बातें आपके काम की हैं, तो बेशक आप लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए, उन तक ज़रूर पहुँचाइए जिनके जो संसाधन विहीन हैं, जो पढ़ने में बहुत ही सीरियस हैं, संसाधन ना होने से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन तक मुझे पहुँचाइए, क्योंकि सारी क्लासेज मेरी निःशुल्क हैं। मेरा प्रयास हिंदी मेंस को भी लेकर के है। मेरा प्रयास GS2 के साथ भी, GS3 GS4 यानी इथिक्स हो, चाहे आपका संविधान और राज्य व्यवस्था हो, इन सारी बातों बात करने वाला हूँ। बहुत जल्द एक पेपर की शुरुआत में करने वाला हूँ आपके लिए। बशर्ते आप इतना करिए कि जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए, मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।